नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाने वाला हूं जो देखने में सुंदर था, पर अंदर एक गहरा राज छुपाए बैठा था। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक छोटा सा इलाका एमिटीविल और उसका एक पता ओशियन एवेन्यू। लोग कहते हैं वहां जो हुआ उसने दुनिया भर को हिला दिया। क्या ये सच में हॉन्टेड हाउस था या ये सब बस एक चाल, एक धोखा? आइए शुरुआत करते हैं एमिटीविल हॉरर केस की असली, रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी से। तारीख है 13 नवंबर 1974। ठंडी रात। एमिटीविल के एक घर में डेफियो परिवार सो रहा है। माँ, बाप और 4 बच्चे। उसी रात उनके 23 साल के बेटे रोनाल्ड बच डेफियो जूनियर के हाथ में एक राइफल है। धीरे धीरे वो कमरों की तरफ बढ़ता है और कुछ ही मिनटों में उस घर की खुशियां हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। सुबह जब पुलिस आती है, सब अपने अपने बिस्तरों पर मृत पाए जाते हैं। अजीब बात, पड़ोसियों ने रात में कोई तेज आवाज नहीं सुनी। घर में संघर्ष के निशान भी नहीं, जैसे सब किसी गहरी नींद में थे। क्यों, कैसे? यही से इस घर के रहस्य की दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। शुरू में रोनाल्ड अलग अलग कहानियां सुनाता है। कभी कहता है माफिया ने किया, कभी कहता है मुझे आवाजें आईं, किसी ने मुझे मजबूर किया। अदालत में वो दोषी साबित होता है, उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। पर दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर तो अभी बाकी है। मौतों के लगभग 1 साल बाद दिसंबर 1975 में इस घर को एक नया परिवार खरीदता है। जॉर्ज लार्ड्स और कैथी लार्ड्स, साथ में कैथी के 3 बच्चे, डैनियल, क्रिस्टोफर और मिसी, और उनका कुत्ता हैरी। घर बड़ा है, सुंदर है, कीमत उम्मीद से कम है। लोग कहते हैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद घर सस्ता मिलना स्वाभाविक है। लर्ड्स परिवार सोचता है बीती बातों को पीछे छोड़ो, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। शिफ्ट होते ही एक दोस्त सलाह देता है घर को ब्लेस करा लो। वे एक पादरी को बुलाते हैं। फादर दूसरे माले के एक कमरे में प्रार्थना शुरू करते हैं और तभी उन्हें एक भारी खुरदुरी आवाज सुनाई देती है, गेट आउट, यानी यहां से निकल जाओ। फादर घबरा जाते हैं, शरीर पर जैसे बुखार सा चढ़ाता है। वे लज परिवार को बाद में सावधान करते हैं, उस कमरे को बच्चों से दूर रखना। लज परिवार ये सब सुनकर भी सकारात्मक रहने की कोशिश करता है। शायद नई जगह है, सब ठीक हो जाएगा। पर आने वाले दिनों में जो होता है वो उनकी सोच से बहुत परे है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। कुछ बातें छोटी लगती हैं पर बार बार होती हैं, और हर बार थोड़ी और डरावनी। हर रात 3:15 पर जॉर्ज हर रात लगभग 3:15 सुबह पर जाग जाते हैं, घबराए हुए, पसीने से भीगे, जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। ये वही वक्त माना जाता है जब डेफियो ने अपने परिवार की हत्या की थी। इत्तेफाक या कुछ और? ठंडी जेबें और बदबू। घर के कुछ हिस्सों में असामान्य ठंड रहती है, भले ही फायरप्लेस में आग जल रही हो। कभी कभी अचानक बदबू फैलती है, स्रोत पता नहीं चलता। ऐसा एहसास जैसे हवा भारी हो। दरवाजे खिड़कियां अपने आप, रात में दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं। सुबह उठकर देखें, पीछे के दरवाजे खुले, खिड़कियां ढीली। पुराना घर, पर यह सब बार बार बेवजह। मक्खियां सर्दियों में। एक कमरे में, जो पहले डेफियो के छोटे बेटों का कमरा था, ठंडे मौसम में मक्खियों की भरमार। स्प्रे करो, खिड़कियां बंद करो, फिर भी लौट आती है। क्यों? दीवारों से अजीब चिपचिपा पदार्थ। कभी कभी दीवारों या कीहोल से चिपचिपा हरे काले रंग का पदार्थ टपकता दिखता है। पास जाकर देखें तो जैसे किसी गाढ़े जेल जैसा। थोड़ी देर में गायब। ये क्या है? मिस्सी का दोस्त, जोड़ी छोटी मिस्सी कहती है, उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है।
जोड़ी। जोड़ी कैसी? मिस्सी बताती है, एक बड़ा सा सूअर जैसा प्राणी, लाल चमकती आंखें। माता पिता इसे बच्चों की कल्पना मानते हैं, जब तक कि एक रात खिड़की के बाहर दो लाल चमकती आंखें सचमुच दिखाई न दे जाएं। जॉर्ज भागकर बाहर देखते हैं, कोई नहीं, बस ठंडी हवा। रसोई के चाकू, गैराज का दरवाजा, कभी खाने की मेज से चाकू अपने आप गिर जाते हैं। गैराज का दरवाजा अपने आप खुल बंद। कोई दिखता नहीं, पर हलचल महसूस होती है। कैथी के सपने और चेहरा कैथी को डरावने सपने आते हैं, जिनमें वो डेफियो हत्याओं के दृश्य करीब करीब सही क्रम में देखती हैं। एक रात जॉर्ज घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कैथी का चेहरा कुछ सेकंड के लिए बूढ़ी औरत जैसा हो गया, फिर सब सामान्य। क्या ये तनाव है या कुछ और? इन सबके बीच जॉर्ज चिड़चिड़े होने लगते हैं। घर और काम से ध्यान हटने लगता है। पैसों का दबाव भी है, बड़ा घर, खर्चे, परिवार पर तनाव बढ़ता जाता है। और फिर आती है वो आखिरी रात, जनवरी 1976 की एक रात। सब सोने की कोशिश कर रहे हैं, तभी कैथी का शरीर बिस्तर से ऊपर उठता है, जैसे किसी ने हवा में उठा लिया हो और फिर जोर से गिरा देता है। ऊपर के कमरों से भारी धमाके, बिस्तरों के खिसकने की आवाजें, घर में गूंजती गेट आउट जैसी भयावह आवाज। लाइट्स फ्लिकर, पंखे अपने आप चल बंद। जॉर्ज कहते हैं, पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। कुछ ही पलों में लड्स परिवार समझ जाता है, अब एक सेकंड भी यहां रुकना खतरा है। वे रात ही रात घर छोड़ देते हैं, बच्चों को लेकर कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। कपड़े, सामान, ज्यादातर चीजें वही रह जाती हैं। वे वापस नहीं लौटते। अगले दिन सामान उठवाने के लिए और लोग आएंगे, पर लड्स परिवार के लिए ये घर खत्म। 28 दिन दहशत भरे, अजीब और यादगार। लड्स परिवार अपनी कहानी छुपाता नहीं। बात मीडिया तक पहुंचती है। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन भी इस घर में जाते हैं। रात में सियांस होता है। अजीब सा दबाव, भारीपन, नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने की बातें कही जाती हैं। कैमरे लगाए जाते हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सामने आती है। सीढ़ियों के पास एक छोटे बच्चे जैसा चेहरा झांकता दिखता है, आंखें सफेद चमकती हुई। कुछ लोग कहते हैं ये भूत लड़का है। कुछ लोग कहते हैं कोई इंसान कैमरे में कैद हो गया होगा। तस्वीर बहस का विषय बन जाती है। उधर कुछ जांचकर्ता और पत्रकार कहते हैं, लड्स परिवार की कहानी में कई गलतियां हैं। पड़ोसियों को कोई हलचल याद नहीं, पुलिस कॉल के रिकॉर्ड नहीं दिखते। घर के बाद के मालिक कहते हैं, दरवाजे खिड़कियां तो ठीक ठाक हैं। रेड रूम नाम का जो गुप्त कमरा किताबों में बताया गया, असल में बस एक छोटा सा स्टोर जैसा हिस्सा था। कुछ लोग इस केस को होआक्स यानी बनाई गई कहानी कहते हैं। लड्स परिवार की कहानी पर किताब छपती है, द एमिटिविल हॉरर, अ ट्रू स्टोरी। और फिर आती है 1979 की हिट हॉरर फिल्म। इसके बाद कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शो, और ये कहानी पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाती है। कुछ कहते हैं सच्चाई है, कुछ कहते हैं नाटक है। बहस आज तक जारी है। दोस्तों, एक और असल हत्याएं जो सच हैं, दर्दनाक हैं और भुलाई नहीं जा सकती। दूसरी ओर लड्स परिवार के 28 दिनों के अनुभव, जिनमें डर, चौंकाने वाली घटनाएं और एक भागती हुई रात शामिल है। सवाल ये है, ये सब हकीकत थी, गलतफहमी थी, डर का असर था या कमाई का प्लान? कुछ बातें विश्वास बढ़ाती हैं, जैसे परिवार का लगातार एक ही बयान रहना, बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर, और कुछ पैरानॉर्मल टीमों का नेगेटिव एनर्जी महसूस करना। कुछ बातें संदेह बढ़ाती हैं, रिकॉर्ड्स का मेल न खाना, बाद के मालिकों का साधारण अनुभव और मीडिया जांच में मिली विसंगतियां। हो सकता है सच कहीं बीच में हो। एक त्रासदी हुई। घर का माहौल भारी हो गया। नया परिवार आया,
तनाव, पैसों की टेंशन, नई जगह, पुरानी कहानी, सब मिलकर डर को और बड़ा बना देते हैं। डर दिमाग के साथ खेलता है। छोटी छोटी बातों में भी भूत दिखने लगते हैं और फिर कहानी चल पड़ी। किताब, फिल्म, शो और आमिटीविल एक प्रतीक बन गया। भूतों का नहीं, शायद डर के असर का। तो दोस्तों, आपने सुनी एमिटीविल हॉरर केस की पूरी कहानी। मौतों से शुरू होकर 28 दिन की दहशत, फिर जांच, बहस, किताब और फिल्म तक। अब फैसला आपका। क्या ये घर वाकई हॉन्टेड था, या ये सब डर और अफवाह का जाल था, या फिर सच और कहानी का मिला जुला रूप? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही और रहस्यमयी, सच्ची झूठी लेकिन रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य, एक नई पहेली के साथ। तब तक खिड़कियां बंद रखिए, हिम्मत खुली रखिए। शुभ रात्रि। देखने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड, आपके चैनल का अगला विषय। कमेंट में लिखें एमिटीविल, सच या साजिश।